कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी साइंस की जो नेक्स्ट क्लास है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि आज एडमिट कार्ड भी आप लोगों के जारी हो गए हैं। आप लोगों ने अपना अपना सेंटर देख लिया होगा और जिन छात्रों का कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, मैंने उनसे पहले कहा था अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। हिंदी में बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें दी नहीं गई हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं दी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं दी है, इकोनॉमी नहीं दी है, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 3 पोर्शन आपको जीएस के अंदर कवर करने हैं। जनरल साइंस और कंप्यूटर करना है, बाकी उत्तराखंड और हिंदी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के होंगे। संभावित है कि आपकी कल एक रीजनिंग की क्लास आएगी, रीजनिंग के साथ एक क्लास साइंस की रखने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखना बच्चों, क्योंकि साइंस वाला पोर्शन है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा जा सकता, सिर्फ हवाबाजी चल रही है एक हिसाब से। मतलब चलो ठीक है सर, थोड़ा बता रहे तो हवा हवा में, ठीक है, क्योंकि आना भी हवा में ही है। आएगा तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बायो वाले पोर्शन से आता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर बाई चांस 10 क्वेश्चन आ गए या 9 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके फिजिक्स के पोर्शन से, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पोर्शन से और 4 क्वेश्चन आपके बायो के पोर्शन से भी आते, तो मेरिट को पूरा तहस नहस कर देंगे। मतलब अगर साइंस के क्वेश्चन गलत हो गए, पूरी मेरिट तहस नहस हो जाएगी जिसके साइंस के क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि जिसके साइंस सही है और अदर चीज भी वो सही करके आ रहा, तो उसी का सिलेक्शन होना है। साइंस को फोकस करना ही करना है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि साइंस को फोकस करते करते साइंस ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी सब गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, विशिष्ट ऊष्मा। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विशिष्ट ऊष्मा हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। हमें ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, इसमें देखना बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों की बताता हूं। जैसे पानी की एक होती है, यानी सर्वाधिक किसकी पूछेगा, तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बच्चों वो एक होती है, इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा एल्कोहल जो होता है, अभी आप कहोगे सर ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एल्कोहल का होता है बच्चों 0.6। ठीक है, आइस जो होती है, बर्फ जो होता है, उसका होता है 0.5। यानी ये सिंपल सी बात है, ये कैसे, इनकी वैल्यू नहीं पढ़नी है। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेगा अगर इनमें से सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी है, पानी, अल्कोहल, बर्फ, तो ऐसे क्वेश्चन टिक मारोगे। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब बेसिकली ऐसे समझो, किसी पदार्थ के 1 ग्राम को गर्म करने में जो हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पानी के 1 ग्राम को गर्म करोगे तो ज्यादा हीट चाहिए होगी, बर्फ के 1 ग्राम को गर्म करोगे थोड़ा कम हीट चाहिए होगी, अल्कोहल की करोगे थोड़ा कम चाहिए होगी। इस टाइप से बता रहा हूं। ठीक है, तो बर्फ। इसके अलावा आप बेसिकली इसका लिख सकते हो, तारपीन का लिख लो। ठीक है, बालू का लिखो, बालू सैंड जो होती है ये जल्दी गर्म हो जाती है, तो 0.2 के आसपास होती है। ठीक है, इसके अलावा एक ये रटना नहीं है। ठीक है, कार्बन लिखो, एक कार्बन, क्योंकि वैल्यू मत पढ़ना, इनकी वैल्यू नहीं पढ़ना, लेकिन एक ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ लगभग अप्रॉक्स किसकी कितनी होती वाली बात है। ठीक है, एक लिख लो, इसके साथ आप मतलब लास्ट तारपीन लिख लो, तारपीन की लिखो 0.42, तारपीन 0.42। ठीक है, और एक लास्ट क्या लिख लोगे, लोहा लिख लोगे, लोहे की होती है 0.11। अब समझना है इसे। ठीक है, अब आप इसको अगर पेपर में आता है बाई चांस, आपसे ये नहीं पूछेगा, अंदर की वैल्यू नहीं पढ़नी आपने। ठीक है, अगर बाई चांस पेपर में आपसे ये पूछता है इनमें से किसकी स्पेसिफिक हीट, या सॉरी ये विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे ज्यादा है सबसे कम है, आप दिमाग लगाना, आप लगाना कि जो चीज जल्दी गर्म हो जाती है उसकी उतनी कम होगी स्पेसिफिक हीट, और जो चीज जितनी ज्यादा जल्दी गर्म, देर में गर्म होगी, उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ज्यादा होगी। ध्यान रखना विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसीलिए देखो पानी को गर्म होने में, 1 ग्राम गर्म होने में ज्यादा समय लगता है, तो ये इस टाइप से आप याद रखना, पानी, अल्कोहल, बर्फ, 2-4 के आप पता लगना, मोटे मोटे अनुमान जो होता है उसका। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक टर्म यूज होता है, ऊष्मी प्रसार। क्या लिखोगे, ऊष्मी प्रसार, ऊष्मी प्रसार। ठीक है, ऊष्मी प्रसार जो होता है बच्चों, बेसिकली इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है, थर्मल एक्सपेंशन। जो इंग्लिश मीडियम जो मीडियम वाले हैं ब्रैकेट में लिख लेना, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ऊष्मी प्रसार क्या होता है किसी चीज का, यदि आप किसी पदार्थ को, मतलब आप उसको हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, वो कितना फैल रहा है, कितना उसका प्रसारण हो रहा है, यानी कितना उसका आयतन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो उसका ऊष्मी प्रसार कहलाता है। अब आप कहोगे सर क्या डेफिनेशन पूछेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा डेफिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप सिंपल सी बात देखना, इसमें क्वेश्चन जो पूछ सकता है, सामान्यतः अगर आप किसी पदार्थ को हीट दोगे तो ऊष्मा दोगे तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। यानी सीधे सीधे ऐसे लिख लो, सामान्यतः माने जनरली। ठीक है, अब आप कहोगे सर सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः का मतलब ऐसा होता है बच्चों, जैसे किसी ने कहा कौवा किस कलर का होता है, सबने कहा कि सर सामान्यतः कौवा काले कलर का होता है। एक बीच में राम सिंह उठा, उसने कह दिया नहीं हमारे यहाँ तो गोरे कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, इसीलिए सामान्यतः वर्ड लगाया जाता है। सामान्यतः मतलब 100% नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो उस टाइप का होता है, इसके लिए सामान्यतः बोलते हैं। ठीक है, सामान्यतः किसी पदार्थ को, सामान्यतः किसी पदार्थ को
ऊष्मा देने पर, अगर आप उसको हीट दोगे, ऊष्मा देने पर उसका आयतन जो होता है, आयतन क्या होगा पूछेगा तो घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या बढ़ता है, यानी फैल जाएगा वो, ठीक है। आयतन सामान्यतः बढ़ता है, लेकिन ये कंडीशन हमेशा लागू नहीं होती है। कुछ पदार्थों का आयतन घटता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, तापमान बढ़ेगा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। जब दूरी बढ़ेगी तो फैलने लग जाएगा, यानी उसका आयतन क्या हो जाएगा, अपने आप में बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। यदि गैस, द्रव और ठोस को समान ऊष्मा दी जाए, यदि गैस, द्रव, ठोस को समान ऊष्मा दी जाए बच्चों, सबसे ज्यादा आयतन किसका बढ़ेगा? एक पॉइंट लिखो, यदि गैस, गैसेस, द्रव, लिक्विड, ठोस, सॉलिड, ठीक है, को समान ऊष्मा दी जाए, लिखो, को समान ऊष्मा, तब इनका जो ऊष्मीय प्रसार होगा, तब ऊष्मीय प्रसार का क्रम लिखो, ऊष्मीय प्रसार का क्रम, यानी अगर आप इनको सेम हीट दोगे तो ऊष्मीय प्रसार का इनका क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा गैस फैलेगी, ठीक है बच्चों, उसके बाद कौन सा होगा? द्रव, और उसके बाद ठोस। ये होता है इनका, यानी इनका आयतन का क्रम, यानी सबसे ज्यादा गैस फैलेगी, फिर द्रव फैलेगा, फिर ठोस फैलेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यदि समान मतलब यदि किसी गैस, द्रव और ठोस को समान हीट दी जाए तो इनमें सबसे ज्यादा आयतन किसका बढ़ेगा पूछेगा तो गैस का, और सबसे कम किसका बढ़ेगा पूछेगा तो ठोस का बढ़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक जल होता है बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व ये होता है बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल सर्वाधिक घनत्व टेंस कब होता है, किस डिग्री, कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल सर्वाधिक जो होता है घनत्व होता है, यानी जम जाता है इसमें, मतलब वो ठोस हो जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अब देखना, जब कभी जल बच्चों, जल का बर्फ बनने पर उसका आयतन हमेशा याद रखना कि बढ़ता है, ठीक है। जल जो होता है बच्चों, जब वो बर्फ बनने लगता है तो उसका आयतन हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। लिखो, जल का बर्फ बनने पर उसका आयतन, जल का बर्फ बनने पर आयतन क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। यानी जब जल जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होता है, यानी आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो अपने आप में क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, जो ठंडी की रातें होती है, ठंडी वाली रात होती है, उनमें जो पानी के पाइप वगैरह होते हैं ना, फट जाते हैं। वो इसीलिए फटते हैं क्योंकि जल का जब आयतन बढ़ता है, बर्फ जल जब उसको टेम्परेचर बढ़ता है, यानी ठंडा होता है, सॉरी, टेम्परेचर कम होता है, तो उसका आयतन बढ़ने लग जाता है। यानी वो बर्फ की ओर जब बनने लगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो जम जाएगा, जमेगा तो फटने लग जाता है, ठीक है। इसी के ब्रैकेट, मतलब वो तो आप खुद ही कर लोगे, क्वेश्चन तो बनाने वाले। अब देखो, एक टर्म होता है बच्चों ऊष्मा का संचरण, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह संचरित होती है। ऊष्मा का संचरण लिखो, ट्रांसमिशन ऑफ हीट लिख देना, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है। इससे देखो, अब ऊष्मा के संचरण के लिए बच्चों बेसिकली 3 मेथड यूज की जाती हैं, यानी जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, उसका संचरण 3 तरीके से बेसिकली होता है, ठीक है। वो पहला तरीका जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं चालन, ठीक है। चालन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन, यानी पहला लिखो चालन, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना कंडक्शन, ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है बच्चों संवहन, यानी कन्वेक्शन होता है, ठीक है। सेकंड लिखो संवहन, कन्वेक्शन, संवहन, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों विकिरण, रेडिएशन, विकिरण, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से ऊष्मा के संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट में कौन कौन सी विधियां अपनाई प्रयुक्त होती हैं, तो आपका तीनों सही हो जाएगा, चालन भी होता है, संवहन भी, विकिरण। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यानी ऊष्मा, यानी जो एनर्जी, ऊष्मा मतलब जो गर्मी है, एक हिसाब से समझो आप लोग, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। यानी वो एक, जैसे कोई चीज गर्म है, यानी कोई चीज गर्म है, अब इससे जो हीट है वो ठंडी की ओर शिफ्ट हो रही है, यानी यहां से यहां चली गई, तो यानी एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, और यहां से जो ए से बी की ओर जो हीट जा रही है, इसी को बोला जाता है क्या? ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसके लिए 3 मेथड प्रयोग होती हैं, एक को बोलते हैं चालन, एक को बोलते हैं संवहन, एक को बोलते हैं विकिरण। अब आप कहोगे सर हमारा पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? आपके क्वेश्चन पेपर में जब बेसिकली बनते हैं बच्चों, यहां से बनते हैं। ये जो चालन होता है सिर्फ ठोस में और पारे में होता है, ठीक है। यानी जो ठोस होगा, यानी जो सॉलिड होगा,
और पारा जो होगा उसमें इसके माध्यम से, पारे में। अगर क्वेश्चन पूछता है ठोस में सामान्यतः ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होगा, चालन से, संवहन से या विकिरण से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चालन से। पहला पॉइंट इसका ये हो गया, ठीक है। ये चालन से इसमें क्या होता है, अपने आप में ट्रांसफर होता है। दूसरा, इसके लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें क्या होता है, बिना स्थान परिवर्तन के कणों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, यानी इसमें माध्यम आवश्यक है, मीडियम, माध्यम आवश्यक होता है इसमें भी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, चालन जब कभी भी होता है, कोई पदार्थ है उसमें कण वहीं पे रहेंगे, कण शिफ्ट नहीं होते हैं। इसीलिए तो जैसे ठोस है, कोई पदार्थ ठोस है, उसमें जो कण होंगे खिसक ही नहीं पाएंगे, तभी तो ठोस है ना। अगर वो गैस होता, लिक्विड होता, तो उसके लिए स्पेस पूरा रहता खिसकने के लिए। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जब कण होते हैं, बिना एक अपनी स्थान को बदले वो ट्रांसफर करते हैं किसको, हीट को। तो एक पॉइंट लिख लो इसमें, कणों द्वारा, सीधे सीधे लिख लेना आप, बिना स्थान परिवर्तन के कण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। कण द्वारा बिना स्थान परिवर्तन के ऊष्मा का संचरण, कण द्वारा बिना स्थान परिवर्तन के, स्थान परिवर्तन के ऊष्मा का संचरण होता है। इसको मेथड को बोलते हैं बच्चों बेसिकली क्या, चालन बोलते हैं। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखना बच्चों, चालन के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चालक को, एक को बोलते हैं चालक यानी अपने आप में कंडक्टर, एक को बोलते हैं कुचालक यानी बेड कंडक्टर, एक को बोलते हैं ऊष्मारोधी यानी थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। यानी इसके आधार पे, चालन के आधार पे 3, इसको फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। संवहन चालन का ही हिस्सा है, ठीक है। चालन के एक को बोलते हैं बच्चों चालक, कंडक्टर, एक को बोलते हैं कुचालक, बेड कंडक्टर, ठीक है। एक को बोलते हैं ऊष्मारोधी यानी इंसुलेटर बोलते हैं उसको, यानी उसको सीधे सीधे इंग्लिश में बोला जाता है ऊष्मारोधी यानी थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। तीसरा लिखो ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी बोला जाता है, ठीक है, ऊष्मारोधी। अब देखो, जो मैंने ये चालन बताया है, इस चालन के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो एक को चालक को बोलते हैं, एक को कुचालक, एक को ऊष्मारोधी। चालक में बेसिकली क्या होता है बच्चों, जितने भी मेटल है, सभी धातु अपने आप में चालक होती हैं। इसके अलावा अम्लीय जल है, मानव शरीर है, यानी चालक का मतलब है जिसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट हो जाती है, यानी ऊष्मा का चालक कहते हैं। कंडक्टर यानी वो ऊष्मा वहां से वहां शिफ्ट हो जाएगी इजीली। तो जैसे इसमें सभी धातु, अगर कभी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ऊष्मा का चालक है, तो जितने धातु हैं, लोहा, सोना, चांदी, सभी क्या होते हैं, अपने आप में ऊष्मा के चालक होते हैं। अम्लीय जल यानी जो एसिडिक अपने आप में क्या होता है, वाटर होता है। ये मानव शरीर, मानव का शरीर भी ऊष्मा का एक बहुत अच्छा क्या माना जाता है, चालक माना जाता है। तभी तो देखो करंट पकड़ते ही करंट लग जाता है आपको ना, इसीलिए ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कई चीज होते हैं ऊष्मा के कुचालक, बेड कंडक्टर। बेड कंडक्टर का मतलब हुआ चालक जो उसमें ऊष्मा शिफ्ट होगी, ट्रांसफर होगी तो सही, लेकिन बहुत बेकार तरीके से होगी। जैसे लकड़ी है, इसके अलावा अपने यहाँ कांच है, या वायु है, गैस है, सिलिका, ठीक है। लिखो, लकड़ी, कांच, वायु, सिलिका, लकड़ी, वायु, गैस, सिलिका, कपड़ा, ये सब के सब बच्चों क्या होते हैं, अपने आप में ऊष्मा के कुचालक यानी बेड कंडक्टर होते हैं। यानी इसमें ऊष्मा बहुत इजीली शिफ्ट नहीं होती, बहुत टफ होता है या तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और लिख दो, ऊन लिख दो, रबर लिख दो, गैस लिख दो, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। ऊन लिख दो, रबर आदि, ठीक है, ये होते हैं ऊष्मा। एक होता है बच्चों ऊष्मारोधी, ये होता है अपने आप में इंसुलेटर यानी हीट इंसुलेटर, इसको बोलते हैं थर्मल इंसुलेटर। इसमें बिल्कुल ऊष्मा का संचलन नहीं होता। इसके एग्जांपल एबोनाइट है, एस्बेस्टस है, ठीक है। एबोनाइट और एस्बेस्टस लिखो, एबोनाइट और एस्बेस्टस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें ब्रैकेट में लिखो ऊष्मा का संचलन नहीं, यानी ऊष्मा इसमें ट्रांसफर होगी ही नहीं, ऊष्मा संचलन इसमें होगी ही नहीं, बिल्कुल भी ऊष्मा का इसमें क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन ऊष्मा का चालक है, कौन ऊष्मा का कुचालक है, तो आप समझ जाओगे यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ऊष्मा के चालक और कुचालक में से, ठीक है। सेकंड होता है बच्चों अपने आप में, जैसे आपने एक ये पढ़ा चालक। दूसरा होता है बच्चों संवहन। संवहन क्या होगा, बेसिकली संवहन गैस और लिक्विड में होता है। सेकंड आता है आपका संवहन। ये संवहन किस में होता है, गैसेस में होता है और लिक्विड में होता है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, यानी गैस और द्रव में होता है संवहन, ठीक है। जैसे वो ठोस में बताया था ना मैंने, ये होता है बच्चों गैस व द्रव में,
अगर कभी पूछता है सामान्यतः गैस व द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए संवहन विधि के द्वारा गैस और इसमें क्या होता है, अपने आप में ऊष्मा का संचरण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो संवहन है इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतर बताता हूं। इसमें होता क्या है, देखो ये फिजिक्स में, सॉरी क्या आपका जियोग्राफी में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कोई हवा है, एयर है, समझना है इसे, ठीक है। हवा अगर गर्म होगी तो क्या होती है, ऊपर उठती है। जैसे कोई यहाँ पे एक एयर है, इस वाले पोर्शन में हवा है, ठीक है सॉरी, यहां से सन की रेज आई, यानी इसमें क्या है, हीट है, इसमें ये सन की क्या है, रेज है, ठीक है, सन रेज लिख दो इसको। तो ये क्या होती है, गर्म होती है। इससे जो हवा है ये अपने आप में गर्म होगी। जब कोई हवा गर्म होती है तो वो फैलने लगती है, यानी हवा गर्म होगी तो क्या होगी, फैलेगी। फैलने लगती है तो वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और हल्की कोई चीज होती है तो फिर क्या हो जाएगी, ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी, ठीक है। जैसे ये हवा फैलने के बाद हल्की हुई, हल्की होने के बाद ऊपर उठने लगेगी, यानी इस तरीके से जो हवा है, नीचे वाली हवा जो थी वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर शिफ्ट होगी, यानी ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। तो जैसे हवा ऊपर शिफ्ट होगी, नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि हवा गर्म थी, ठंडी हो, मतलब गर्म हो गए, मतलब हल्की होके ऊपर फैलने लगी, तो ये हवा ऊपर फैल गई, यहां पहुंच गई। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, खाली हो जाएगा। ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा तो इसको भरने के लिए ठंडी हवा आएगी, यानी जो खाली पोर्शन है इसको भरने के लिए, भरने हेतु ठंडी हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी। अब देखो ऊष्मा का संचरण हो गया ना, यानी ऊष्मा यहां से हीट होके यहां चलेगी, यानी गर्म हवा यहां पहुंच गई। और ये यानी संवहन जो होता है बेसिकली अपने आप में क्या होता है बच्चों, इस टाइप से होता है, इस टाइप से, यानी यहां से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया संवहन है, बेसिकली गैस व द्रव में होता है। आप सिर्फ अभी इतना समझो, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों जो चालन होता है। चालन किस दिशा में होता है, जो पहला वाला पढ़ाया था, चालन यूं होगा, आपने सुना होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला चालन इस दिशा में होगा, यूं। चालन के नीचे ऐसा बना देना, संवहन के नीचे यूं बना देना, संवहन ऊपर नीचे इस टाइप से होता है, ठीक है। तीसरा जो पोर्शन आता है बच्चों उसको बोलते हैं विकिरण, यानी अपने आप में रेडिएशन। इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इवन ये वैक्यूम निर्वात में भी हो जाता है। और सूर्य से पृथ्वी तक जो सौर विकिरण आता है, विकिरण, ठीक है। लिखो, ये माध्यम नहीं चाहिए, इसके लिए कोई माध्यम नहीं, माध्यम नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें ये निर्वात में भी अपने आप में प्रक्रिया काम करते हैं, निर्वात में। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य से पृथ्वी पर जो हीट आती है, जो विकिरण होता है, सौर विकिरण, इसी के माध्यम से आता है, ठीक है। सौर प्रकाश किसके माध्यम से आता है पूछेगा तो अपने आप में विकिरण के माध्यम से हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बच्चों ऊष्मा का संचरण 3 तरीके से होता है। अगर कभी पूछता है कौन कौन सा तरीका है तो आप इजीली उसको बता दो कि ऊष्मा के संचरण के ये 3 तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मैं हल्का सा आपको इसका उपयोग बता देता हूं। तो देखो, चालन का उपयोग, मतलब चालन का उपयोग लिखो, मतलब ये दैनिक जीवन में एक जो लाइफ होती है उसमें इसका क्या उपयोग है, किस तरीके से हम इसको समझें कि चालन हम उसको बता सकते हैं। देखो बच्चों, आपने एक लोग सुने होंगे एस्किमो, एस्किमो लोगों के बारे में सुना होगा आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो अपने आप में कहाँ पाए जाते हैं, बर्फ के इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं, मध्य एशिया वगैरह, कनाडा वगैरह के भागों में रहने वाले लोग होते हैं, उसको एस्किमो बोलते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो घर बनाते हैं ना, बर्फ की डबल लेयर के साथ बनाते हैं, क्योंकि बर्फ में ही उनका घर है, ठंडे इलाकों में है, बर्फ की डबल लेयर बनाते हैं। वो उसमें चालन का प्रयोग होता है, यानी वो चालन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको कैसे समझना है देखिए आप लोग, देखिए चालन का उपयोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक। देखो, एस्किमो लोगों द्वारा बर्फ की दोहरी दीवार अपने मकान में बनाई जाती है। एक एस्किमो जनजाति पाई जाती है, तो एस्किमो लोगों द्वारा अपने बर्फ की मकान की दोहरी दीवार, अपने बर्फ मकान की दोहरी दीवार बनाई जाती। अब आपको कैसे हुआ, देखो चालन क्या होता है, बेसिकली मैंने ऐसे होता है बताया था, चालन यानी हीट का ऐसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब बाई चांस एक दीवार ये होगी इनकी, ठीक है, बर्फ की एक दीवार ये होगी, जब 2 दीवारों के बीच गैप है तो बीच में क्या होगा, एयर होगा, हवा होगा। और मैंने क्या कहा था, चालन कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ठोस में होता है। अब इस हवा के कारण जो यहां अंदर थे, जो लोग रह रहे हैं, इनकी जो हीट है वो यहां से, इससे तो जाएगी लेकिन यहां से बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि बीच में क्या होगी, हवा होगी। और हवा अगर होगी तो जब माध्यम ही नहीं है, हवा आ गया, एयर आ गया, तो वो हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट, बाहर की ठंडी अंदर नहीं आएगी। जैसे लोग यहां रह रहे हैं, इनकी जो
हीट है यहाँ से बाहर शिफ्ट नहीं होगी, अंदर गर्म रहेगा। और क्योंकि दोहरी दीवार है, इस दीवार से ठंडी जो है अंदर आएगी, लेकिन उसके बाद जो हवा है ये वाले खाली पोर्शन में वो हीट क्या हो जाएगी, ठंडी क्या होगी, ज्यादा नहीं आ पाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया एस्किमो लोगों द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शीत ऋतु में लकड़ी की जो कुर्सी होती है बच्चों, वो लोहे की कुर्सी की अपेक्षा देखो समान, ऐसे लिखो, शीत ऋतु में ठंडियों का समय है, लकड़ी की कुर्सी में हाथ लगाओगे, लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा लोहे की कुर्सी, लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी होती है। हाथ लगाया होगा आपने, देखो अधिक ठंडी। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है बच्चों, चालन ही उसके पीछे का होता है, क्योंकि आपके हाथ सपोज गर्म है, ठीक है, आपने लकड़ी में लगाया। लकड़ी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, बेड कंडक्टर होता है। जब आप उसमें हाथ लगाओगे तो आपके हाथ की हीट जो है वो लकड़ी की ओर शिफ्ट ही नहीं होगी। आप जैसे आपने लकड़ी में हाथ लगाया, मैंने लकड़ी क्या लगाया था, क्योंकि लकड़ी विद्युत की कुचालक है, बेड कंडक्टर, आपने हाथ लगा दिया लकड़ी में। जब लकड़ी में हाथ लगाया तो वो तो बेड कंडक्टर, वो तो हीट लेगा ही नहीं, तो आपकी हीट आपके पास ही रहेगी, आपके हाथ गर्म लगेंगे। एक्चुअली लोहे की जो कुर्सी है वो ठंडी नहीं है, आपके हाथ से हीट शिफ्ट हो रही है। अब आपने दूसरा हाथ लगाया किसमें, लोहे की कुर्सी में। लोहा क्या होता है, सभी धातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या सॉरी सुचालक होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं, बेड मतलब अच्छे वाले। ठीक है, उसने क्या किया, आपके हाथ की हीट ले ली। जैसे ही हाथ की हीट ले ली तो आपका हाथ क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। वो इसीलिए होता है बच्चों। ठीक है, तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है अपने आप में, कभी भी देखना धातु का जो प्याला होता है, धातु के प्याले में, धातु के प्याले में चाय पीना चीनी मिट्टी के प्याले से अधिक कठिन होता है। चीनी मिट्टी के प्याले से कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप धातु के प्याले में पहुंचोगे, धातु का प्याला क्या होता है बच्चों, धातु जैसे आपने कोई एक कप लिया, ठीक है, ये धातु का बना है किसी का, आपने यहाँ चाय भर दी इसके अंदर, ठीक है, और एक आपने इस टाइप से लिया, ये लकड़ी का, यहाँ भी चाय भर दी, यानी सॉरी चीनी मिट्टी का। अब धातु क्या है, ऊष्मा का अच्छा है, मतलब वो चालक है, मतलब वो क्या करता है, कंडक्टर है, अच्छा रिसीव करता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपकी गर्म चाय को वो धातु क्या कर दिया, वो ले लिया उसने। अब ये जो जितने में चाय है उसके अलावा जो भाग बचा वो क्या होगा, पूरा गर्म हो जाएगा। जैसे ही मुंह पे लगाओगे, धातु से ही आपका मुंह आधा जलने लग जाता है। तो आपने देखा होगा ना उसमें टब, लेकिन लकड़ी कुल्हड़ वगैरह में पीते हो, चीनी मिट्टी में पीते हो, बहुत आसान होता है, क्योंकि वो कुचालक है, वो हीट अपने देता ही नहीं है किसको, मतलब वो हीट लेगा ही नहीं, किसकी, चाय की गर्मी को लेगा ही नहीं, तो उसमें वो गर्म नहीं होगा, तो आपके लिए चाय पीना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, ये किसके उपयोग थे बच्चों, चालन के उपयोग थे, जो चालन वाला है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों अपने आप में कौन सा, चालन के अलावा संवहन। संवहन के उपयोग में क्या होता है, सबसे बड़ा जो उपयोग होता है बच्चों, संवहन उपयोग, संवहन लिखो, संवहन का उपयोग। इस संवहन का सबसे बड़ा उपयोग कौन सा है, जो बिजली के बल्ब देखे होंगे, अंदर एक फिलामेंट होता है, एक तार होती है बच्चों, उसमें हम एक अक्रिय गैस डालते हैं, असक्रिय मतलब जो इनएक्टिव गैस है। इनएक्टिव गैस से क्या होगा, जैसे आपका जो तार है बिजली का, वो जब हीट करेगा, जब वो उसकी हीट जब वो ऊपर नीचे शिफ्ट होने लगेगी, तो अंदर उसकी जो गैस है, जो बल्ब है उसके अंदर जो गैस है वो इनएक्टिव गैस है, उसके पास उतनी हीट है ही नहीं, तो इसीलिए, वरना क्या होगा, अगर उसके पास भी हीट होगी, वो शिफ्ट होगा तो जल जाएगा तार, वो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझो, इसमें लिखो बिजली बल्ब में निष्क्रिय गैस का प्रयोग इसीलिए किया जाता है संवहन चीजों से बचने के लिए। ठीक है, बिजली बल्ब में निष्क्रिय गैस, इनएक्टिव गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय गैस कौन सी, आर्गन, बेसिकली कौन सी यूज किया जाती है इसमें, आर्गन यूज की जाती है। वो इसलिए की जाती है बच्चों ताकि तार गले ना, जो बिजली का बल्ब है इसमें ये क्यों प्रयोग किया जाता है, ताकि तार गले ना। ठीक है, ताकि तार गले ना। अब आपने कोई ऐसी एक्टिव गैस डाल दी होती उसके अंदर, उसके बाद तार को हीट मिलती, तार को हीट मिलती तो कौन सी क्रिया होती, संवहन की जब प्रक्रिया होती, जब वो हीट शिफ्ट हो रही होती, जब उसमें कंप्लीट, तो वहां ऑलरेडी एक गैस थी, उसके बाद आपने यहां इसको हीट दी, तो वो गैस अपने आप में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वो तार ही गल जाता है। ठीक है, इसीलिए किया जाता है। एक प्रयोग तो इसका ये है संवहन का। ठीक है, दूसरा इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर की पेटी का ऊपर होती है, लिखो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर की पेटी, जो फ्रीज, ठीक है, फ्रीजर की पेटी ऊपर होती है, यानी आप जहां फ्रीजर जो होता है आपके घर में, यानी आप जो फ्रिज होता है उसके ऊपर में देखो, जहां ठंडा करते हो आप, ठीक है, जहां आइस वगैरह जमाते हो, ऊपर होता है। क्यों, संवहन के कारण। वो देखो कैसे,
देखो जैसे घर में फ्रिज है आपके, ये सपोज आपका फ्रिज हो गया, ठीक है, और सपोज ये वाला पोर्शन आपका क्या है, फ्रीजर है, ये वाला ऊपर का पोर्शन क्या हो गया, फ्रीजर है। अब यहां क्या होता है, जैसे नीचे का ये पोर्शन ठंडा होगा, ये वाला पोर्शन, इसके कंपेयर में ये वाला पोर्शन क्या होगा बच्चों, गर्म होगा, ठीक है। अब देखो ये पोर्शन जब गर्म है, ये गर्म होगा तो वो क्या करेगा, हल्की हल्की जब कोई चीज गर्म होती है तो गर्म होकर ठंडी होकर ऊपर उठने लगेगी। जैसे ही ऊपर उठने लगेगी, ये ठंडे वाले के संपर्क में आ जाएगी, तो ये ऊपर चलेगी, ये वाली ऊपर, और ये ठंडे वाली जो है, क्योंकि नीचे वैक्यूम ये खाली हो गया, जैसे ऊपर चलेगी खाली हो गया, ये ठंडी जो यहाँ की हवा होगी ये भारी हो जाएगी, भारी होकर नीचे बैठने लग जाएगी। जैसे ही ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठने लगी तो फ्रिज में अदर जो सामान है आपने नीचे रखा है वो क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। ये भी अपने आप में संवहन की क्रिया से होता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है रेफ्रिजरेटर जो है किस प्रक्रिया के द्वारा अपने आप उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संवहन क्रिया के द्वारा, ठीक है। तीसरा लिखो, समुद्री तथा स्थलीय जो पवन होती हैं, समुद्री तथा स्थलीय पवन किसके माध्यम से चलती हैं पूछेगा, वो भी अपने आप में संवहन है। अब आप कहोगे सर ये पवन कौन सी होती है, समुद्री पवन कौन सी होती है बच्चों, दिन के टाइम में जब पृथ्वी जो उस जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ये याद रखना, ठीक है। जो समुद्र है वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। जब स्थल वाले, मैंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, जब स्थल भाग दिन के टाइम में गर्म हो रहा है तो हवा वहां से ऊपर उठेगी, गर्म होगी, ऊपर उठेगी तो उस नीचे वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा, खाली स्पेस हो गया। खाली स्पेस को भरने के लिए कोई ना कोई ठंडी हवा आएगी और वो आती समुद्र से, तो उसको बोलते हैं समुद्री पवन। जबकि जो गर्म हवा है वो समुद्र की ओर चली जाएगी, उसको बोलते हैं स्थलीय पवन, ठीक है। ये भी अपने आप में संवहन क्रिया के द्वारा ही चलता है, ठीक। इसके बाद तीसरा आता है बच्चों किसका प्रयोग, विकिरण का प्रयोग। विकिरण का प्रयोग तो आपको मैं वैसे ही बता दूंगा, नॉर्मल है, रेडिएशन का प्रयोग। विकिरण का उपयोग कहां पर होता है, देखो विकिरण उपयोग, विकिरण का उपयोग, ठीक है। देखो विकिरण के उपयोग के लिए सबसे पहला चीज है, आपको पता होगा बादलों वाली रात कम ठंडी होती है, बादलों वाली रात स्वच्छ आसमान की अपेक्षा कम ठंडी की अपेक्षा कम ठंडी होती है। आपने कभी नोट किया, जब बादल लगे रहते हैं तो ठंडा कम होता है, नाइट में अगर कभी बादल लगे ठंडा कम होता है, लेकिन आसमान पूरा साफ होगा तो ठंडा ज्यादा होता है। क्यों रेडिएशन के कारण। अब आपको सर ऐसे कैसे, देखो जो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है ना, वो पार्थिव विकिरण से होता है। यानी देखो ये सन है, यहां से अपने आप में रेडिएशन आई अर्थ की ओर, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका अर्थ है। तो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये गर्म जो होगा ये इससे जाने वाली लॉन्ग वेव से होता है, ठीक है, इससे जो वापस टकरा के गई इससे गर्म होता है। अब अगर यहां पर इस एटमॉस्फेयर में बादल हैं, सपोज ये क्या हो गए, बादल हो गए, ठीक है, तो ये रेडिएशन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जो वापस जा रहा है। तो हवाएं कहां रह जाएंगी, सॉरी जो रेडिएशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे ही रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये हीट होती है इसमें। बाई चांस बादल नहीं है, मौसम साफ है, तो सीधे हीट कहां चली जाएगी, शिफ्ट होकर बाहर निकल जाएगी, तो मौसम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि बादल वाली रात जो होती है अपने आप में कम ठंडी होती है इन कंपेयर टू स्वच्छ मौसम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है। दूसरा लिखो, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं, रात बहुत ठंडी होती है, ठीक है। लिखो रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म, वो रात बहुत ठंडी, रात बहुत ठंडी। जब कभी आप डेजर्ट वाले इलाके में जाओगे, वहां क्या होगा, दिन में आप रह नहीं पाओगे, रात में भी आप कांप के मर जाओगे, इतना ठंडा हो जाता है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जितना दिन में गर्म होगा रात को उतना ही ठंडा भी हो जाता है। क्यों, एक कारण तो वही है बादल वाला, क्योंकि वहां बादल वगैरह बनते नहीं है, स्वच्छ आसमान है, सारा रेडिएशन वहां। दूसरा, चूंकि रेगिस्तान में सैंड है बच्चों, क्या है, रेत है। इसके पीछे कारण क्या है, रेगिस्तान में क्या है, रेत है। रेत क्या होती है बच्चों, आप एक ऊष्मा का एक नियम है, जो जितना बढ़िया ऑब्जर्वर होगा उतना बढ़िया इमिटर भी होगा। यानी जो जितना अच्छा चीजों को ऑब्जर्व करता है उतना ही बढ़िया इमिशन भी करता है। यानी एक गुड, आपने सुना होगा, मतलब एक बढ़िया जो ऑब्जर्वर है वही एक बढ़िया अपने आप में इमिटर भी होता है, इमिशन भी अच्छा करता है। तो सैंड क्या है, सैंड रेत क्या है, हीट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, और नियम ये कहता है उष्मा गति में, ये इसमें हीट में जो जितना बढ़िया ऑब्जर्व होगा उतना बढ़िया रिलीज भी करेगा, ठीक है। तो रेत बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है हीट का, जो जितना बढ़िया होगा उतनी जल्दी रिलीज भी कर देगा। दिन भर तो बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता है, जैसे ही ठंडा हो तो बाहर छोड़ देता है, यानी उतनी जल्दी ठंडा भी कर देता है, ठीक है। इसके पीछे का ये कारण है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं। इसके अलावा चाय की केतली में उसकी बाहरी सतह जो बताई जाती है वो चमकीली बनाई जाती है, वो भी इसी के कारण, ठीक है। चाय की
केतली की बाहरी सतह, बाहरी सतह चमकीली बनाई जाती है, चमकीली, ठीक है, वो भी इसी के लिए बनाई जाती है, विकिरण के लिए। अब आप कहोगे इसमें सर ये कैसे हुआ? क्योंकि बच्चों ऊष्मा को न तो बाहर से अवशोषित, नहीं अंदर की ओर, अंदर से बाहर जाने जाएगा और चाहे देर तक गर्म रहेगी। इसमें मतलब क्या होगा, देखो अगर ये चमकीली सतह होती है, जैसे ही चमकीली होगी तो जो हीट है, ऊष्मा है, वो बाहर से अंदर जब आ रही होगी उसको रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, और अंदर वाली को भी बाहर नहीं जाने का। तो जब हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, ना अंदर की बाहर जा रही, ना बाहर की अंदर आ रही है, तो अपने आप वो चाहे देर तक गर्म रहेगी, ठीक है। ये इन तीनों के प्रयोग थे, उपयोग थे, आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये तो पता होगा आपको गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए और ठंडियों में जो है काले कपड़े क्यों पहनते हैं लोग। क्योंकि सफेद कपड़ा जो होता है बच्चों, ऊष्मा को जो ऑब्जर्व करता है वो कम करता है, और काला कपड़ा जो है ऊष्मा को अधिक ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये वाला अगला पॉइंट लिखो, गर्मी में सफेद व ठंडी में काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं, मतलब क्यों पहनने चाहिए। गर्मी में सफेद कपड़े व ठंडी में काले कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्यों? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जो व्हाइट वाले क्लॉथ होते हैं वो बुरे अवशोषक होते हैं, बैड ऑब्जर्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा के बुरे अवशोषक, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, देखो अच्छे अवशोषक। तो जितना अच्छी हीट लेगा उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी। तो गर्मियों में अगर आपने वैसे ही गर्म होता है, ऊपर से काला कपड़ा पहन दिया, तो आप तो गर्मी से पागल हो जाओगे। इसीलिए देखा होगा गर्मी में लोग काले कपड़े नहीं पहनते, और ठंडियों में देखना सब ब्लैक जैकेट, ब्लैक वो, इसीलिए क्योंकि ये ठंडियों में आपको गर्म करेगा और गर्मियों में आपको ठंडा रखेगा, ठीक है, सब ये इसलिए ऐसा होता है। अब देखो एक नियम है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किरचॉफ का नियम हो, ठीक है। वैसे आपका इतना पूछने वाला है नहीं। अब लिखो आप ये जो एक क्वेश्चन है, आर्द्रता किसमें मापी जाती है, हाइग्रोमीटर लिखो। ह्यूमिडिटी किसमें मापी जाती है, आर्द्रता मापक, ये क्या होता है, हाइग्रोमीटर। ये क्या होता है, आप ये अपने आप में होता क्या पता है आपको, ये आर्द्रता किसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। एयर में अपने आप में जलवाष्प की मात्रा कितनी है उसको बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है। अब देखो मनुष्य अगर स्वस्थ जीवन अपना रहा है, मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु जो होगी, टेम्परेचर उसमें होगा 23 से 25 डिग्री, ठीक है। देखो मनुष्य के अनुकूल जलवायु, ऐसे लिखो, के अनुकूल जलवायु। अगर मनुष्य के अनुकूल जलवायु करोगे उसमें तीन चीजें आती है, ताप कितना होना चाहिए, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप ह्यूमन का जो है उसको कैसी जलवायु पसंद है या कैसे उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अपने आप में वायु की गति, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। टेम्परेचर होता है 23 से 25 डिग्री, ये मनुष्य के लिए 23 से 25 डिग्री का टेम्परेचर अच्छा माना गया है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। जो ह्यूमिडिटी होती है बच्चों मानव शरीर के लिए अच्छी जलवायु के लिए, वो माना गया अपने आप में 60 से 65%, ठीक है। एयर में 60 से 65% ह्यूमिडिटी अच्छी मानी गई, 60 से 65। और वायु की गति जो है मानव शरीर के लिए जो अच्छी गति मानी गई है वो मानी गई 0.125 मीटर पर सेकेंड से 0.416, ठीक है। 125 से 0.0125 मीटर पर सेकेंड से 0.0416 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का लिखो हीट का। इसमें क्वेश्चन लिखना आपको, शुष्क बर्फ में किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 का। शुष्क बर्फ, ड्राई जो होती है, ठीक है, में प्रयोग किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का प्रयोग किया जाता है शुष्क बर्फ में। ये भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। ये था आपका बच्चों साइंस का हीट वाला चैप्टर। हीट वाले चैप्टर में मुझे लगता है कि बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो वही आएगा आपका, सुचालक कुचालक वाला, बैक कंडक्टर कंडक्टर वाला और इंसुलेटर वाला, वो क्वेश्चन आता है आपका, उससे इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना आप लोग कर लोगे। अगर आपका रेडिएशन या अपने आप में ये दो कंडेंसेशन वगैरह अगर पूछता है, वहां से आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।